विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इसराइल के दिन ब दिन बिगड़ते हालात के बीच ज़ायोनी कैबिनेट में बिखराव और सेना में टकराव की खबर के साथ। इसराइल में लगातार 3 महीने से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन आपसी टकराव का रूप लेते जा रहे हैं। इसराइल में फैला ये टकराव सड़कों से होकर ज़ायोनी कैबिनेट और अब सेना तक पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल रात भी तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ कम से कम 7 लाख लोग सड़कों पर उतरे और ज़ायोनी अधिकारियों की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए नेतन्याहू के आवास को अपने घेरे में ले लिया। इसे इसराइल के 70-75 साल के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलता बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शनकारियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नेतन्याहू सरकार अदालतों में सुधार की अपनी योजना को वापस लेने पर विचार करने लगी है, जिससे अब उनकी कैबिनेट में मतभेद और गहरे हो गए। इसराइल के कानून मंत्री ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने इस योजना को वापस लेने की बात भी की तो वो इस्तीफा दे देंगे। वहीं नेतन्याहू के दल से ही केंद्रीय कृषि मंत्री अवी दिख्तर ने इस तथाकथित न्यायिक सुधार योजना को रोकने की मांग की है। इसराइल के चैनल 7 ने खबर देते हुए कहा कि अवी दिख्तर ने नेतन्याहू और अपनी पार्टी से मंत्री बनाए गए नेताओं को साफ साफ कह दिया है कि संकट बहुत बड़ा है और हालात बेहद गंभीर। अगर इस कानून को ना रोका गया तो हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लिकुड पार्टी के ही एक सांसद डेविड ने कहा कि मैं कई सप्ताह पहले भी कह चुका हूं कि इस तथाकथित सुधार की कोशिश को फौरन रोक देना चाहिए और हमें मिलकर एक व्यापक समझौते के लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरी ओर लिकुड पार्टी के ही कई पार्लियामेंट मेंबर्स नेतन्याहू की विवादास्पद योजना का समर्थन कर रहे हैं और इस प्रस्ताव के खिलाफ जाने वाले मंत्रियों और अपनी पार्टी के नेताओं को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। लिकुड पार्टी के सदस्य और पार्लियामेंट मेंबर ऑफर कैट्स ने इसराइल के चैनल 14 के साथ एक मुलाकात में कहा कि जिसने भी इस सप्ताह न्यायिक सुधार योजना के लिए मतदान नहीं किया उसे खबर होनी चाहिए कि लिकुड पार्टी में उसका राजनीतिक जीवन खत्म हो चुका है। ज़ायोनी कैबिनेट में ये बिखराव और टकराव ज़ायोनी युद्ध मंत्री की बर्खास्तगी के बाद और बढ़ गया। अदालतों में तथाकथित सुधार के नेतन्याहू के प्रयासों की आलोचना करने वाले इसराइल के युद्ध मंत्री योआव गैलेंट को ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बता दें कि ज़ायोनी युद्ध मंत्री ने न्यायिक सुधार के लिए पेश किए गए कई विवादित कानूनों को शनिवार को ही तत्काल और अस्थायी रूप से रोकने की अपील करते हुए कहा था कि इसराइल की सुरक्षा मेरी जिंदगी का मिशन है। मैंने दिन ब दिन अपनी पूरी जिंदगी इसराइल की हिफाजत करने में गुजारी। उन्होंने कहा कि मैंने इसराइली डिफेंस फोर्सेस की वर्दी पहने हुए अपनी जिंदगी को कई बार जोखिम में डाला है और इस समय इसराइल की खातिर मैं कोई भी जोखिम लेने के लिए और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। युद्ध मंत्री के इस बयान के बाद ही नेतन्याहू ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, जिस पर पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। ज़ायोनी कैबिनेट के साथ साथ नेतन्याहू की अपनी पार्टी भी इसराइल के आंतरिक संकट को देखते हुए दो फाड़ होती नजर आ रही है। पार्टी का एक गुट जहां इन कानूनों का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इस कदम का जमकर विरोध कर रहा है। पार्टी और गठबंधन में फूट पड़ने से हैरान नेतन्याहू ने पार्टी और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई है। बात करें ज़ायोनी सेना में बढ़ते तनाव और मतभेद की, तो ज़ायोनी सेना के बेशुमार सैनिक और रिजर्व बल जहां प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, वहीं अब लेबनान बॉर्डर पर तैनात ज़ायोनी सेना के जवान भी आपस में ही भिड़ने लगे हैं। ज़ायोनी मीडिया ने खबर देते हुए कहा कि 25 मार्च को लेबनान सीमा पर तैनात सेना के जवान आपस में ही भिड़ गए। ये टकराव इतना भीषण था कि 3 जवानों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार सीमा सुरक्षा बल और एन यूनिट के बीच हुआ ये संघर्ष बहुत खतरनाक था। ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि ये खतरनाक घटना और सेना के नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ थी। गौरतलब है कि इसराइल के बिगड़ते हालात के बीच हजारों सैन्यकर्मी सेना से हट चुके हैं। 2 दिन पहले ही रिजर्व बल के 200 पायलटों और ज़ायोनी सेना के 100 डॉक्टरों ने घोषणा की थी कि वो अब सेना में सेवा नहीं देंगे। अगली खबर में बात करेंगे सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन के खिलाफ प्रतिरोध की 8वीं बरसी मना रहे यमन की, साथ ही आले सऊद के हमलों में इस देश में हुए नुकसान की एक छोटी सी रिपोर्ट। सऊदी अरब के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों की यमन के खिलाफ शुरू की गई जंग को 8 साल पूरे हो गए। इन 8 साल में यमन ने 18,000 शहीद दिए, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। आज यमन की जनता ने साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ प्रतिरोध के 8 वर्ष पूरे होने पर सड़कों पर निकलकर बड़ी बड़ी रैलियों की शक्ल में इस संघर्ष को यमन की मुकम्मल आज़ादी और विदेशी फौजों को देश से बाहर निकाले जाने तक अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। अल मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
यमन जन आंदोलन अंसारुल्लाह के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने देश की जनता से इस मार्च में हिस्सा लेने की अपील की थी। हज्जा, ज़ेमार, इब, रीमा, अलजौफ, अलबैज़ा, सादा, तईज़, हुदैदा और सनआ में लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपने नेता की आवाज़ पर लब्बैक कहा और यमन पर हमला करने वाले अतिक्रमणकारी गठबंधन और इस देश की नाकाबंदी ख़त्म होने और मुकम्मल आज़ादी तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। वहीं बात करें यमन को हुए नुकसान की तो मानवाधिकार सेंटर ऐनुल इंसानिया की रिपोर्ट के अनुसार यमन में युद्ध के 8 वर्षों के दौरान यमन में कुल 48,349 लोग शहीद या घायल हुए, जिनमें मरने वाले बच्चों की तादाद 4,079 है, जबकि 4,790 बच्चे घायल हुए। वहीं बात करें महिलाओं की तो सऊदी हमलों के कारण अब तक कम से कम 2,458 महिलाएं मारी गईं, जबकि 2,988 घायल हुईं, जिनमें एक बड़ी तादाद पूरी तरह अपाहिज हो चुकी महिलाओं की है। बात करें जनसुविधा केंद्रों पर आले सऊद के हमलों की तो पिछले 8 वर्षों में 15 हवाई अड्डों, 16 बंदरगाहों, 346 बिजली स्टेशनों, 617 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन स्टेशन, 3,095 जलाशय और वाटर पंपिंग स्टेशन, 2,105 सरकारी इमारतें और 7,293 सड़कें और पुलों को निशाना बनाया गया। आले सऊद के हमलों में 409 कारखाने, 390 ईंधन टैंकर, 12,088 बिजनेस सेंटर, 466 पोल्ट्री और पशु फार्म, 10,279 गाड़ियों, 485 फिशिंग बोट्स, 1,020 अनाज गोदाम, 427 ईंधन स्टेशन, 407 बाजार और अनाज से लदे 1,040 ट्रक्स को बर्बाद कर दिया गया। इस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यमन के खिलाफ सऊदी अरब के वहशियाना हमलों में कम से कम 6,03,110 घर, 182 यूनिवर्सिटी सेंटर, 1,714 मस्जिदें, 384 टूरिज्म सेंटर्स, 417 हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स, 1,265 स्कूल और एजुकेशनल सेंटर्स, 11,350 एग्रीकल्चर लैंड्स, 141 स्पोर्ट्स सेंटर्स, 25 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों को निशाना बनाया गया। बता दें कि ऐनुल इंसानिया की ये रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब यमन के हर शहर में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ यमनी बलों के 8 वर्ष के संघर्ष को सराहने के लिए देश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। सदी के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहे यमन का अपराधी सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस गरीब लेकिन खुददार और गैरतमंद मुस्लिम देश के मुजरिम हैं। सदी के सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहे यमन के खिलाफ सऊदी गठबंधन को कुवैत, मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को हवाई सहायता देते रहे, जबकि सेनेगल, माली, केनिया और कोलंबिया भी सऊदी गठबंधन को ज़मीनी स्तर पर सीमित सैन्य सहयोग करते रहे हैं, जबकि सूडान भरपूर सैन्य सहायता कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन हथियारों की बिक्री के साथ ही ब्रिटेन जहां सऊदी गठबंधन के साथ सैन्य और खुफिया जानकारियां साझा करता है, वहीं फ्रांस नौसैनिक और रसद के स्तर पर इस गठबंधन के साथ है। इटली के साथ साथ कनाडा भी सऊदी अरब से रिश्तों में तनाव से पहले तक सऊदी अरब को जमकर हथियार उपलब्ध कराता रहा। साफ और कम शब्दों में कहा जाए तो यमन के खिलाफ इस जंग में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को, सेनेगल, माली जैसे मुस्लिम देशों के साथ साथ केनिया, कोलंबिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा और इसराइल सीधे सीधे रूप में शामिल रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।